नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ बिल लाने का फैसला किया है। मंगलवार शाम को कैबिनेट की एक बैठक में सीएम गहलोत ने इस पर चर्चा की है। इस बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किए हैं और राजस्थान भी जल्द ऐसा ही करेगा। इस बैठक में केंद्र के कृषि कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में ये भी तय हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रखना प्रदेश के किसानों के हित में होगा। गहलोत सरकार केंद्र सरकार के विरोध में बिल लाने के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी कर रही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 6 नगर निगमों के लिए दाखिले का दरवाजा बंद हो चुका है। अब दंगल में दम की बारी है, लेकिन उससे पहले ही रण में बगावत का पलड़ा भारी है। जिसका टशन चला, जिसे निगम के रण में टिकट मिला वो गदगद है और जिसका टिकट कटा उसका गुस्सा फट पड़ा। सियासी छटनी में बीजेपी ने 57 पार्षदों के टिकट काटे हैं, वहीं कांग्रेस ने 12 मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं दिया। एक तो हमारे यहाँ जो जनाधार है वो ये चाह रहा है कि आप ही यहाँ से लड़े। उसके कई रीज़न है। जो कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो पिछली बार 3700 वोटों से हमारे यहाँ से हारे हैं। पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सीनियरिटी के हिसाब से टिकट पार्टी मेरे को भी दे सकती थी। बताया जा रहा है कि नगर निगम के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक और पूर्व विधायक अपने पसंद के प्रत्याशी को टिकट दिलाने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बागी हो गए। दोनों दलों के सामने निगम की मुश्किल डगर है। मान मुनव्वल और घर वापसी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दाखिले के बाद कैसे मानेंगे बागी और कैसे होगा डैमेज कंट्रोल। नागौर के खुर्द गांव की ये तस्वीर भीड़ के इंसाफ की है। पेड़ से जानवरों की तरह बांधकर ग्रामीण इस शख्स पर गुस्सा निकाल रहे हैं। इस शख्स पर आरोप है चोरी का और रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भीड़ खुद ही इंसाफ करने में जुट गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। अब इस मामले की जांच चल रही है। भीड़ तंत्र के इंसाफ का एक और वीडियो है। जगह अलग है पर तरीका वही है। दूसरी तस्वीर जैसलमेर की बताई जा रही है, जहां एक शख्स को 10 से 12 लोग मिलकर पीट रहे हैं, जबकि शख्स रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन पीटने वाले पर भूत सवार है। पीटने वालों ने इस शख्स के हाथ पांव बांध दिए, उसके बाल काट दिए और उसे लगातार पीटते चले जा रहे हैं। इस वीडियो पर पुलिस का भी कोई पक्ष नहीं आया है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, जिसका असर सरहदी इलाकों में बसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बाड़मेर के इस डाकखाने को उस दिन का इंतजार है जब सरहद पार से पार्सल की पाबंदी हटेगी और खतों से अपनों की खैर खबर उधर जाएगी और उधर से सलामती के संदेश का इधर भी सिलसिला शुरू होगा। 370 के बाद में जो बंद हुई है सर्विस, अब उसके लिए तो डाकघर क्या करेगा? जब ट्रांसपोर्टेशन का ही अगर मीन्स नहीं है तो फिर वो डाक हम बुक करना हमने बंद कर दिया था। जहाँ जहाँ हमारे पास में आदेश आए कि भाई इन देशों की डाक बुक नहीं करनी है, उन देशों की डाक हमने तो नहीं। बाड़मेर के सरहदी इलाकों में हजारों परिवारों का रोटी और बेटी का नाता सिंध से है, इसलिए सैकड़ों परिवार परेशान हैं। दोनों देशों में रिश्ते बहाली की दुआ कर रहे हैं। सरहदी पोस्ट ऑफिस भी सरहद पर संबंध बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उस दिन का जब धार उधर से संदेश लाएगी और इधर से अपनों की सलामती की खबर ले जाएगी। झुंझुनू में कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देने के लिए झुंझुनू में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का मकसद लोगों तक नो मास्क नो एंट्री का संदेश पहुंचाना है।
नो मास्क नो एंट्री अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया जा रहा है। झुंझुनू में आयोजित मिनी मैराथन का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से हुआ, जहां कलेक्टर जूडी खान ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई ये मैराथन जेपी जानू स्कूल जाकर खत्म हुई। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए एक दौड़ रैली का आयोजन किया गया है और मैं समझता हूँ कि लोग इससे प्रेरित होंगे और घर से कम बाहर निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में अपनी कूची और रंगों के जरिए स्थानीय कलाकार कोरोना से बचने के उपायों की जानकारी बहुत ही सरल तरीके से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दीवारों पर विभिन्न रंगों के जरिए लोगों को निराशा के भाव से बाहर निकालने का संदेश दे रहे हैं। नई चौपाटी के सामने कलाकारों ने खूबसूरत रंगों से जीवन में नई उमंग की कलाकृतियां उकेरी। हमारे यहाँ पे हमेशा बर्ड्स को लेकर ही होता है। अजमेर में जो बर्ड्स जैसे स्वान है, खरमोर है, इन सब का सब लोग ही मतलब वही बना रहे हैं और या फिर अजमेर का कोई सीन या फिर कोरोना से रिलेटेड पेंटिंग्स यहाँ पे बना रहे हैं। नगर निगम अजमेर की तरफ से पिछले 3 सालों से इस तरह की वॉल पेंटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है और शहर को सजाया संवारा जा रहा है। लेकिन इस बार इन पेंटिंग्स में निराशा से खुशियों की सौगात अलग ही अंदाज में बयां कर रही हैं। लेकिन इस बार पेंटिंग्स में निराशा से खुशियों की सौगात अलग ही अंदाज बयां कर रही हैं। जयपुर में महिलाओं को रोजगार देने के लिए गोबर के दीयों को बनाने का काम तेज हो गया। दीपावली के मौके पर चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए भी यह कदम उठाया गया, जिसके लिए कुछ महिलाएं आगे आईं और गोबर से दिए बनाने में जुट गईं। किसी ने गोबर को सांचे में डालकर उसे दिए की शक्ल देने का जिम्मा उठाया तो कुछ महिलाएं दियों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन पर रंग करती दिखाई दी। जो मुहिम है हमारी, ये रोजगार से संबंधित मुहिम है और चीन को बाइकाट करने की मुहिम है। इन महिलाओं ने बीते कुछ ही दिनों में मिलजुल कर गोबर से बड़ी संख्या में दिए तैयार कर लिए। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली आने तक इतने दिए बन जाएंगे कि ज्यादातर घर उनसे जगमगा उठेंगे। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। महाराष्ट्र के पुणे शहर के औंध इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सड़क पर खड़े एक शख्स की सरेआम कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, वो भी तब जब आसपास में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की ज्यादा कोशिश नहीं की। ये वारदात पुणे के औंध स्थित मलिंग चौक की है, जहाँ अनिकेत दीक्षित नाम के शख्स ने हितेश चंद्रकांत वैरागर की सरेआम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी पुरानी रंजिश थी और तैश में आकर अनिकेत ने हितेश की हत्या कर दी। जितना खौफनाक ये हत्याकांड है, उससे भी ज्यादा दुखद और डरावना ये पहलू है कि आसपास इतने लोग मौजूद थे, फिर भी किसी ने हितेश को बचाने की कोशिश नहीं की। खास बात ये कि हत्या करने के बाद अनिकेत ने खुद ही पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। कोरोना संकट के बीच हो रहे बिहार के चुनाव में पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही हैं। ऐसे ही प्रचार में आरजेडी और जेडीयू के बीच वीडियो वॉर छिड़ गई और दोनों ने वीडियो के जरिए एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया। यूं तो वीडियो आरजेडी के चुनाव प्रचार का है, लेकिन वीडियो में नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया गया। जा रहे हैं कुर्सी लेकर नीतीश कुमार के पास कि ए लो भैया विराजो, बैठो आराम से, घर के हाथ पे हाथ और हमारे बिहार का पीछा छोड़ो। लालू ने वीडियो ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना जो भ्रष्टाचार के आरोप में और सजा याफ्ता है और फिर भी लाज नहीं लगता है। कुछ वीडियो जेडीयू ने भी बनाए। ऐसे ही एक वीडियो में नालंदा जिले के एक युवक ने अपने जीवन की कहानी सुनाई, जिसमें उसने नीतीश कुमार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तारीफ की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट नहीं करता तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने में। जेडीयू के ज्यादातर प्रचार वीडियो पिछले 15 साल में शुरू की गई विकास योजनाओं पर बनाए गए। बिहार में सिवान की बड़हरिया विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह ने ठुमके लगाकर वोट मांगने का अनोखा तरीका निकाला। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी बच्चा पांडे से। हालांकि 2010 में अस्तित्व में आई इस सीट पर बीते 2 बार से
जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह ही जीते रहा रहे। और इन विधानसभा चुनाव में भी जीतने के लिए वो हर हथकंडा अपनाते दिखाई दिए। इसी कड़ी में उन्होंने वोट मांगने के लिए लोगों के बीच सड़क पर ठुमके लगाए। इसके लिए उन्होंने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरे और फिर गाना बजाकर थिरकना शुरू कर दिया। डांस करने के दौरान उन्होंने विक्ट्री का चिन्ह भी दिखाया। लोगों का अपने ठुमकों से ध्यान खींचने वाले जेडीयू उम्मीदवार ने अपने इस मिजाज को आखिरी दम तक न छोड़ने का ऐलान किया। डांस करना छोड़ेंगे नहीं। नहीं मर जाए। गाड़ी में बैठने के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह अपने इसी अंदाज में नजर आए। बिहार के फुलवारी शरीफ में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए आरजेडी कव्वालों का सहारा ले रही है। लालू प्रसाद यादव के समर्थन में लिखी गई कव्वालियों के जरिए लोगों तक आरजेडी के संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर फुलवारी शरीफ के आरजेडी दफ्तर से भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग लालू प्रसाद यादव की तारीफ में लिखी गई कव्वाली गाते नजर आए। लालू जी के हम शान रे, लालू जी के हम शान रे। पार्टी दफ्तर में कव्वाली सुनने वाले आरजेडी के कई समर्थक भी थे, जो ताल से ताल मिलाकर कव्वालों का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में पार्टी की जीत का भी दावा किया। सरकार भी बिहार में बनाएंगे और लालू यादव को 10 तारीख को छुड़ा के भी लाएंगे। दावा किया गया कि लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में वोटरों को उनसे जोड़ने के लिए कव्वाली एक अच्छा जरिया है। गुजरात के जामनगर में पीने के गंदे पानी के खिलाफ बीजेपी की एक पार्षद ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने गंदे पानी से इलाके के लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे खफा होकर वो बीजेपी पार्षद कुछ महिलाओं के साथ निगम के दफ्तर पहुंच गईं और ढोल बजाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। ये पार्षद इसी तरह काफी देर तक ढोल बजाती रहीं ताकि अधिकारियों का ध्यान खींच सके। विरोध के इस तरीके को देखकर दफ्तर में मौजूद लोग भी हैरान रह गए और उनमें कुछ लोग मोबाइल पर इस पार्षद का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे। थोड़ी देर के हंगामे के बाद अधिकारी भी हरकत में आए और प्रदर्शन में शामिल लोगों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं महिलाओं से बातचीत के बाद प्रशासन ने उन्हें जल्द साफ पानी मुहैया कराने का भरोसा दिया। गुजरात के राजकोट जिले के 598 गांव में 139 गांव ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ है। पंचायत के आरोग्य विभाग की लिस्ट के मुताबिक 96 तहसील में से 27 तहसील को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा राजकोट जिले के विंचिया तहसील के 52 गाँव में से 22 गाँव ऐसे हैं जहाँ आज तक एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि इन गाँव में सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और बाहर से आने वाले हर शख्स को गांव में प्रवेश की अनुमति तभी मिलती है जब उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है। कोरोना के दूसरे गाइडलाइन मसलन मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ बखूबी पालन किया जा रहा है। जब से प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तब से गांव में पूरी तरह स्वच्छता का पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना काम या बिना कोई काम काज के सिवा घर से बाहर नहीं निकलता और सभी अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हाइड्रोजन वाली सीएनजी से कुछ बसें चलनी शुरू हो गई। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत शुरुआत में केवल 50 बसों को राजघाट बस अड्डे से रवाना किया गया, जिनसे होने वाले प्रदूषण पर अगले 6 महीने तक नजर रखी जाएगी। इस ईंधन को तैयार करने के लिए राजघाट बस अड्डे के अंदर ही एक प्लांट बनाया गया और उसके सामने हाइड्रोजन वाली सीएनजी को बसों में डालने के लिए एक स्टेशन भी तैयार किया गया। सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को किस तरीके से मिक्स करना है उस तरीके से इसको बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि 70% जो है प्रदूषण में, जो ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसमें कमी आ जाएगी। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उम्मीद जताई कि इस ईंधन के इस्तेमाल से अच्छे नतीजे आएंगे। प्रदूषण कम होगा। आने वाले समय में इसको और सभी बसों में, सभी डिपोज में लेके जाएंगे। कैलाश गहलोत की मौजूदगी में राजधानी के पहले हाइड्रोजन वाले सीएनजी स्टेशन से बसों को उनमें ईंधन डालकर रवाना किया गया। कोरोना संकट की वजह से बेहाल हुए जम्मू कश्मीर के टूरिज्म उद्योग को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू की गई। राज्य सरकार के टूरिज्म विभाग ने पहलगाम में 2 दिन का टूरिज्म फेस्टिवल कराया, जिसमें खास तौर पर गोल्फ खिलाड़ियों को बुलाया गया। गोल्फ के जरिए पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की गई। मैं दुनिया में बहुत जगह खेल चुका हूँ, मगर ऐसा गोल्फ कोर्स, ऐसी जो सीनरी है और सबसे जरूरी यहाँ के जो लोग हैं
जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वार्मथ है, जो इनके दिल हैं, वो कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा हिस्सा है जहां की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सबसे अहम है, लेकिन कोरोना संकट के बाद से टूरिज्म से जुड़े लोग बेहाल हैं। इसलिए इस फेस्टिवल के जरिए दूर दराज के लोगों को कश्मीर बुलाया गया। मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा मैसेज यहाँ भेज सकेंगे वहाँ टूरिस्ट को कि ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म के लिए फिर से तैयार है और लोगों को यहाँ की तरफ आना चाहिए। टूरिज्म फेस्टिवल के तहत केवल गोल्फ ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम हुए। कश्मीर के लोक कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए संगीत से जुड़े कई कार्यक्रम किए गए। आने वाले महीनों में कश्मीर के कई हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम कराने की योजना है। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के कराची में हुए एक धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ये धमाका गुलशन ए इकबाल में मस्कन चौरंगी के पास एक इमारत में हुआ है। इस धमाके की वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और आसपास की इमारतों में खिड़कियों में लगा कांच चकनाचूर हो गया। इस इमारत में धमाके की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाके के कुछ ही देर बाद लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड की टीम के साथ कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चीन ने एक बार फिर सेना के युद्ध के अभ्यास का वीडियो जारी कर जंग की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। ये वीडियो चीन की एक कूटनीतिक चाल है जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो चीन की फौज का जवाब ऐसा होगा। वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का बताया जा रहा है, जहां चीन के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया। अभ्यास भी ऐसा कि पहाड़ों के बीच रॉकेट लॉन्चर के जरिए चीन के फौजी ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखे, बिना किसी दुश्मन के ही आगजनी और गोलाबारी करते दिखे, पहाड़ों की तरफ कंधे पर लॉन्चर रखकर मोटर दागते दिखे, यहाँ तक कि एक कबाड़ बने हुए टैंक पर आसमान से रॉकेट दागने का अभ्यास भी करते दिखे। ऐसी ही गीदड़ भभकियां चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार दे चुका है। पहले तो ऐसे कुछ वीडियो फर्जी होने की जानकारियां भी सामने आई थी। पुराने वीडियो में शी जिनपिंग की फौज ने फिल्मों के सीन जोड़ दिए थे। राज खुलने के बाद दुनिया भर में चीन की फजीयत भी हुई थी। एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में दान देने से पहले बार बार नोट गिनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लास वेगास के एक चर्च में पहुंचे थे, जहां सभा खत्म होने के बाद उन्होंने $20 के कुछ नोट चर्च के दान पात्र में डाल दिए। लेकिन उनके दान देने का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की कंजूसी और उनके बार बार नोट गिनने का मजाक उड़ाने लगे। ट्रंप चर्च में सबसे आगे की कतार में बैठे थे। इस दौरान उनके सहयोगी और कुछ दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। तभी कार्यक्रम खत्म होता देख ट्रंप ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप $20 के कुछ नोट बाहर निकाल लिए। कुछ देर तक वो उन नोटों को अपने हाथ में दबाए बैठे रहे, जिसके बाद वो उन्हें गिनने लगे। यही नहीं, नजर बचाते हुए उन्होंने गड्डी से कुछ नोट दबाए और अपनी जेब में वापस डाल लिए, जबकि हाथ में पकड़े बाकी नोटों को भी वो बार बार गिनते रहे। बाद में जैसे ही एक आदमी दान पात्र लेकर वहां पहुंचा, ट्रंप ने जल्दी से वो नोट उसके अंदर डाल दिए। मेक्सिको में कोरोना संकट के बीच डे ऑफ द डेड जश्न की शुरुआत हो गई। मेक्सिको में डे ऑफ द डेड पूर्वजों को याद करने वाले एक दिन के तौर पर हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन राजधानी मेक्सिको सिटी में उसका जश्न 15 दिन पहले ही शुरू हो गया और इस मौके पर वहां की सड़कों पर मिट्टी और प्लास्टर से बनी बड़ी बड़ी खोपड़ियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कोरोना संकट की वजह से इस बार ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफी लोग इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनने पहुंचे। बड़े आकार की नकली खोपड़ियों पर रंग बिरंगी कलाकारी की गई थी। साथ ही उन पर मेक्सिको की संस्कृति की झलक भी उकेरी गई। इस प्रदर्शनी का मकसद लोगों को मेक्सिको की संस्कृति में जिंदगी और मौत के अस्तित्व से रूबरू कराना था। मेक्सिकानो esto del imaginario de cómo puede convivir la vida con la muerte। मेक्सिको के लोगों के बीच डे ऑफ द डेड शोक मनाने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का दिन होता है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने जिन अपनों को खो दिया इस दिन वो उनके साथ होते हैं। यही वजह है कि लंबे वक्त से वहां इसे बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और करीब 4 साल से वहां प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे फ्रांस में शर्तों के साथ स्कीइंग शुरू कर दी गई। कोरोना की वजह से वहां स्कीइंग का पिछला सीजन भी बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन अब शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया।
फ्रांस के तिनिये में स्की रिजॉर्ट खुलते ही लोग वहां जुटने लगे। बर्फ की ढलानों पर कई लोग स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि वहां हर साल जितनी भीड़ तो नहीं दिखी, फिर भी पिछले काफी वक्त से सुनसान पड़े इन रिजॉर्ट की रौनक कुछ हद तक लौटती दिखाई दी। हालांकि इस दौरान वहां कोरोना से बचाव की भी तैयारियां की गईं। लोगों को सावधान रहने और जरूरी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। We do recommend people to test themselves before coming out. फ्रांस के इस इलाके में हर साल करीब 1 करोड़ लोग घूमने फिरने और स्कीइंग करने आते हैं, जो यहाँ के लोगों की कमाई का भी एक बड़ा जरिया है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार उन्हें भारी नुकसान हुआ है।